Hello everyone. Today we'll be studying the chapter called Composition and Structure of Atmosphere from Fundamentals of Physical Geography book of class 11th. And this is basically a revision video in which we'll be focusing mostly on the facts. So let's start with it. First of all, let's understand atmosphere क्या होता है. So atmosphere basically is a mixture of different gases and it envelops the earth all around. Then second important thing is that it contains life-giving gases, that is oxygen and carbon dioxide. Oxygen is important for human being. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis of the plant. Then air is an integral part of अर्थ का मास. ठीक है. अब देखो 99% of जो टोटल एयर मास है, जो टोटल एटमॉस्फेयर का 99% मास है, दैट इज कन्फाइंड विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट point that you need to remember, that 99% of total mass of atmosphere of the earth is confined within 32 kilometer from the earth's surface. Then there is air is colorless, we all know. It is odorless and can be felt only when it blows as wind. अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर बेसिकली कंपोज होता है बहुत सारे गैसेस से. वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, सारे इसके कंपोनेंट्स हैं. प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस जो है वो चेंज करता है इन हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है at the height of 120 kilometer. So again second fact is कि oxygen becomes negligible at the height of 120 kilometer. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर सिर्फ 90 किलोमीटर तक मिलता है फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. सो टिल नाउ वी हैव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एयर एक इंटीग्रल पार्ट है अर्थ मास का और 99% ऑफ द टोटल mass of atmosphere is confined within 32 kilometer from the earth's surface. Then second important point is that at a height of 120 kilometer from the earth's surface, oxygen becomes almost negligible. Then third important point is carbon dioxide and water vapor are found only up to 90 kilometer from the surface of the earth. Now we'll talk about the composition of atmosphere में क्या क्या होता है. इससे सबसे पहले हम गैसेस की बात करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है. ये ट्रांसपेरेंट होता है. किस चीज़ को क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देता है. वो ट्रांसपेरेंट एक्ट करता है जब सोलर रेडिएशन आ रहा होता है. बट जब वही सोलर रेडिएशन बाहर जाने वाला होता है, मतलब जब अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो उस टाइम पे वो ओपेक एक्ट करता है. मतलब वो आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को रोक देता है. ये अब्जॉर्व करता है पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है थोड़ा सा उसके पार्ट को टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर की तरह काम करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो कि सोलर रेडिएशन को आने तो देता है, बट जब वो जाने वाला होता है सोलर रेडिएशन वापस, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ, तो वो उसको रोक देता है. वो एक ओपेक मीडियम की तरह एक्ट करता है. अब ये जो सोलर रेडिएशन जो ऊपर आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, और जो बचा कुचा होता है उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अर्थ के. और इसीलिए दिस इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है दैट हैज़ बिन राइजिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन पास्ट फ्यू डेकेड्स, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फिर इंडस्ट्रियल जो इमिशंस है उसके कारण से. इसके कारण से क्या हो रहा है कि सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ओजोन एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो वो कहाँ पे मिलता है, तो 10 to 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फेस. मतलब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन अवेलेबल है, और ये एक्ट करता है एज अ फिल्टर और अब्जॉर्व करता है अल्ट्रा वायलेंट रेज फ्रॉम द सन, और उसको प्रिवेंट करता है अल्ट्रा वायलेंट रेज को मतलब अर्थ सर्फेस तक पहुँचने में. सो दैट इज़ अबाउट गैसेस. इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर वेपर, तो वाटर वेपर भी अब्जॉर्व करता है इंफ्रारेड रेज. दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. देन वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, मतलब उसका कॉम्पोजिशन, उसका जो क्वांटिटी है बेसिकली दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम हाइट बढ़ता है विद आल्टीट्यूड. अब अगर हम वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स की बात करें, तो वहाँ पे ये जो है एयर का जो वॉल्यूम है उसका 4% कैन बी वाटर वेपर. सिमिलरली अगर हम ड्राई और कोल्ड डेजर्ट की बात करें या फिर पोलर रीजन की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसका परसेंटेज कम हो जाता है. इट इज़ ओनली 1% ऑफ द टोटल एयर मास. डन. सो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल. देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है इसके लिए कि पोलर रीजन क्या है, ड्राई एंड कोल्ड एरिया है.
तो वहाँ पे वाटर वेपर का कंटेंट कम हो जाता है, बेसिकली 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है। जहाँ पे क्या होगा कि वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स है, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पे इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एयर. It absorbs part of the insulation from sun and preserves the earth's radiated heat. तो मतलब ये भी काइंड ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है इंसुलेशन फ्रॉम द सन और उसको प्रिजर्व करता है अर्थ के रेडिएटेड हीट को बाहर जाने से. इट does act like a blanket, allowing the earth neither to become too cold nor too hot. Water vapor also contributes to the stability and instability of the air. तो अगर हमको वाटर वेपर के बारे में पॉइंट्स रिवाइज करना है तो क्या क्या होगा. सबसे पहले ये वाटर वेपर एक वेरिएबल गैस है. ये इसका मतलब ये डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. दूसरा पॉइंट है कि वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ द टोटल एयर मास, जो एयर वहाँ पे है. वेराज जो कोल्ड एरियाज है, डेजर्ट है या फिर पोलर रीजन्स है, वहाँ पे इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द एयर मास. दैट्स इट. फिर ये एब्जॉर्ब करता है पार्ट ऑफ द जो सोलर रेडिएशन है फ्रॉम द सन और प्रिजर्व करता है अर्थ का रेडिएटेड हीट. इससे क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है अर्थ को ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, मतलब इस सिचुएशन से प्रिवेंट करता है. तो बेसिकली एक एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट लेयर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्थ्स टेम्परेचर. वाटर वेपर फिर कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में एयर के. सो दैट्स ऑल अबाउट वाटर वेपर. नाउ विल डिस्कस थिंग्स अबाउट डस्ट पार्टिकल्स. अब डस्ट पार्टिकल में क्या है कि एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो डस्ट पार्टिकल ओरिजिनेट कहाँ से होगा, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एशेस या फिर पॉलेंस, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स. ये सारे सोर्सेज है डस्ट पार्टिकल्स के. डस्ट पार्टिकल नॉर्मली जो है वो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन कभी कभी कन्वेंशनल एयर करंट के कारण से ये ग्रेटर हाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है ड्यू टू कन्वेंशनल करंट. तो हमें डस्ट पार्टिकल के बारे में सबसे पहले क्या जानना है कि डस्ट पार्टिकल का सोर्स क्या हो सकता है. इट कैन बी एशेस, पॉलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स में स्मोक, सूट, फाइन सॉइल, सी सॉल्ट एट्सेट्रा. ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड होता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में और कन्वेंशनल करंट के कारण से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है टू ग्रेटर हाइट्स एज वेल. अब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल कहाँ पे मिलता है हमें, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में. क्योंकि वहाँ पे ड्राई विंड्स होता है और इक्वेटोरियल या फिर पोलर रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं. ये क्या, डस्ट पार्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो एक्ट करता है एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस करता है और इस तरीके से वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो बेसिकली water vapor is one of the reason for cloud formation because they act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses and forms cloud. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की. तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है बहुत सारे लेयर्स का. इसका डेंसिटी हायर होता है नियर सरफेस ऑफ द अर्थ और इसका डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है एज वी गो अप. कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स. अब हम ये लेयर की बात करें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. अब एक बुक में हमेशा एक ग्राफ देता है जिसमें दिखाता है कि टेम्परेचर कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है. तो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है एज वी गो अप, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है एज वी गो अप. अब बस हमको इसको रिवर्स करते जाना है. स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है एज वी गो अप, मेसोस्फेयर का टेम्परेचर अगेन डिक्रीज करता है एज वी गो अप, थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है एज वी गो अप. तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, TSME. ओके. तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की. ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है. इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है और ये एक्सटेंड करता है रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर पोल्स के पास. बट ये स्लाइटली थिकर है नियर इक्वेटर जो कि 18 किलोमीटर. तो एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, पोल्स के पास इसका हाइट 8 किलोमीटर है, इक्वेटर के पास इसका हाइट 18 किलोमीटर है. अब थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट बाय कन्वेंशनल करंट. अब ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये कंटेन करता है डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर. जितना भी वेदर फिनोमिनाज है, क्लाइमेटिक फिनोमिनाज है, वो इसी लेयर में होता है. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जैसे हम 165 मीटर हाइट बढ़ते हैं तो हम 1 डिग्री टेम्परेचर लूज़ करते हैं. तो बेसिकली एज वी गो अप
तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो हमने पहले ही जान लिया। तो विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ 165 मीटर देयर इज अ लॉस ऑफ 1 डिग्री, डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब हम बात करेंगे जो जोन होता है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को सेपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। और ये 80 डिग्री ओवर द इक्वेटर होता है, और मतलब इसका टेम्परेचर जो होता है, और -45 डिग्री ओवर दी पोल्स। तो -80 डिग्री इक्वेटर के पास होता है, -45 डिग्री पोल्स के पास होता है। यहाँ पे जो मतलब ये ट्रोपोपॉज जो होता है, जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का लेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको पॉज बोलते हैं। पॉज वाला रीज़न मतलब जहाँ पे देयर इज़ अ ब्रेकिंग पॉइंट। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। तो हमने क्या देखा था कि ट्रोपोस्फेयर का हाइट क्या होता है, 13 किलोमीटर होता है रफली। और अगर हम पोल्स के पास बात करें तो पोल्स के पास इसका जो हाइट होता है इट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर, और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के। स्ट्रेटोस्फेयर का जो हाइट है इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। ये लेयर अब्जॉर्व करता है अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन और शील्ड करता है लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हम बात करते हैं मेसोस्फेयर की। मेसोस्फेयर लाई करता है अबव स्ट्रेटोस्फेयर, और इसका हाइट होता है अप टू 80 किलोमीटर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट क्या था, 50 किलोमीटर। देन वी हैव मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का हाइट इज अबाउट 80 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर को हम मेसोपॉज बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक डिवाइडिंग लेयर है बिटवीन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब आइनोस्फेयर कहाँ पे लोकेटेड होता है, आइनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोपॉज। ये कंटेन करता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इसलिए इसका नाम आइनोस्फेयर है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ जो है आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। तो रेडियो वेव्स या फिर कम्युनिकेशन जो पॉसिबल करवाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ आइनोस्फेयर। अब अपर मोस्ट लेयर को हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द हाइएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट। Whatever content are there, these are extremely rare filled in this layer, and it gradually merges with outer space. तो थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर बेसिकली मर्ज कर जाता है विद आउटर स्पेस। देखो, ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस। जोग्राफिकर्स जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं सिर्फ फर्स्ट लेयर्स। कौन कौन सा है, पहला हमारा लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव mesosphere, we have ionosphere, we have thermosphere and exosphere. Have elements of weather and climate. The main element of atmosphere which are subjected to change, which influence human life on earth, are temperature, pressure, wind, humidity, cloud and precipitation. अब हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, so this was all about composition and structure of atmosphere. I hope it is clear. Let's once again revise the points. Atmosphere का जो ऑलमोस्ट 99% मास है वो 32 किलोमीटर के अंदर होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा चीज़ ये था कि प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस जो होता है वो चेंज करता है हायर लेयर में। जैसे कि क्या होता है, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट ओनली अप टू 120 किलोमीटर, उसके बाद उसका नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, और ओपेक हो जाता है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के लिए, इसलिए ये एक्ट करता है एज अ ग्रीन हाउस गैस और इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें कहाँ मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ये 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस होता है, और ये एक्ट करता है एज अ फिल्टर एंड प्रिवेंट्स इनकमिंग अल्ट्रावायलेंट रेज फ्रॉम radiated from the sun to reach the earth surface, that thus making life possible on earth. अब वाटर वेपर क्या करता है, वो भी ऑब्जर्व करता है रेज को। इसका जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में 4% ऑफ द टोटल एयर मास ये अकाउंट करता है, जबकि जहाँ पे भी ड्राई कोल्ड डेजर्ट एरियाज होते हैं या पोलर रीजन्स है वहाँ पे ही सिर्फ 1% एयर मास अकाउंट करता है। ये एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट, thus preventing earth from becoming too cold or too hot. और वाटर वेपर कंट्रीब्यूट करता है इन स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ द एयर। फिर हम डस्ट पार्टिकल की बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, मतलब उसका
सोर्स क्या है, वो सी सॉल्ट हो सकता है, फाइन सॉल्ट हो सकता है, स्मोक, सूट, एश, एशेस, पॉलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होता है फ्रॉम मेटियोर्स। डस्ट पार्टिकल नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड होता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, लेकिन कन्वेंशनल करंट के कारण से इट कैन मे बी ट्रांसपोर्टेड टू अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हायर कॉन्सेंट्रेशन डस्ट पार्टिकल का कहाँ पे होता है, सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट रीजन्स में, और इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में। डस्ट पार्टिकल एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया की तरह एक्ट करता है, जिसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस होता है और ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 5 लेयर्स है। पहला है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसका हाइट 13 किलोमीटर तक का होता है, एवरेज हाइट 8 किलोमीटर है पोलर एरियाज़ में, 18 किलोमीटर है इक्वेटोरियल एरियाज़ में। इक्वेटर में वहाँ पे ज़्यादा हाइट इसलिए है क्योंकि जो हीट जो होता है वो लार्जर हाइट तक, ग्रेटर हाइट तक ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। यही डस्ट पार्टिकल्स को भी अकोमोडेट करता है, मतलब कंटेन करता है, और यहाँ पे सारे वेदर और क्लाइमेटिक फिनोमिनास होते हैं। फिर यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस विद एन इंक्रीज इन हाइट ऑफ 165 मीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर इसके बाद हमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो होता है वहाँ पे मोस्टली टेम्परेचर फिक्स रहता है, उसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर के पास और -45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स के पास। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर कंटेन करता है। ये अब्जॉर्व करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, शील्ड करता है लाइफ ऑन अर्थ को फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल एनर्जी ऑफ द सन। फिर हम बात करते हैं मेसोस्फेयर की। मेसोस्फेयर लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, इसका हाइट होता है 80 किलोमीटर तक का। यहाँ पे भी टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे डिक्रीज करता है, और ये -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है विद हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर को मेसोपॉज कहते हैं। फिर हम आते हैं आयनोस्फेयर में। आयनोस्फेयर 80 to 400 किलोमीटर के बीच में लोकेटेड है मेसोपॉज के ऊपर। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय टू द अर्थ बाय दिस लेयर। टेम्परेचर हेयर यहाँ पे होता है इंक्रीज करना शुरू करता है विद हाइट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है, अब इसके आ जाता है वो थर्मोस्फेयर। पहले आइनोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर जो कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसका हाइट क्या होता है इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और इसका जो मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर फील्ड है इसके बारे में कंटेंट्स इन दिस लेयर, और ये बेसिकली मर्ज कर जाता है आउटर स्पेस के साथ। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो दिस वॉज अ बेसिक रिविजन वीडियो. Next we'll be doing solar radiation, heat balance and temperature. Thank you.